गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज भी चलाई जा रही है। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए सबसे पहले तो यह समझते हैं प्रीवियस क्लास को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, उसके पश्चात हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर अगर हम डिस्कस करें, प्रीवियस क्लास में हम लोग यह समझ रहे थे कि किस प्रकार से यहां पर हमने कहा था कि 1997 UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी चल रही थी और कहां पर चल रही थी? यह शहर था क्योटो शहर। ये कहां पर है? जापान में। यहां पर यह बात की गई थी कि हमको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। उद्देश्य यही था, क्या? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी, लेकिन यह कटौती 2 चरणों में होगी। इसका जो फर्स्ट फेज था, इसका कार्यकाल 2008 से 2012 का है और इसका जो सेकंड फेज है, इसका ड्यूरेशन था 2013 से 2020 और यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करने की बात करता है। यहां पर जो टारगेट दिया गया था, यह था 5.2% की कटौती करनी होगी और कब की तुलना में? तो 1990 की तुलना में। और यह जो टारगेट था, इसे प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने यह समझा था कि यहां पर एक मैकेनिज्म लाया जाए जिसका नाम था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यह हमको बताता है कि किस प्रकार से बगैर आर्थिक विकास पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले हम अपने पूरे अर्थ से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती कर सकते हैं। इसी के लिए यहां पर कई प्रकार के मैकेनिज्म डेवलप किए गए थे, जिसमें था कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग, इसकी बात की गई थी। इसी प्रकार ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात की गई थी और था कार्बन सिंक। यह 4 प्रकार की व्यवस्था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ने लोगों के सामने रखा और इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई और यह कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू किया जाएगा, यह 1999 में लागू किया जाएगा। इसका प्रावधान किया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के लागू करने का जो क्योटो प्रोटोकॉल को 1999 में लागू किया जाना था, लेकिन समस्या हो गई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के। तो कह सकते हैं तकनीक हस्तांतरण को लेकर यह समझौता या कह सकते हैं यह प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सकता, को लेकर के यह प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सकता। ये बात तो समझ में आ गई कि 1999 में लागू किया जाना था लेकिन लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि यहां पर जो ये लिखा गया है
ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन में बात कही जाती है कि आप लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, साथ में पूंजी का ट्रांसफर करेंगे और प्रबंधन का भी ट्रांसफर करेंगे। और इस प्रकार से आप किसी भी विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की कंपनी में अपना एक इन्वेस्टमेंट करके वहां से प्रॉफिट प्राप्त करने के साथ साथ आप कार्बन का एक बड़ा कह सकते हैं क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र की कंपनियां इसको लेकर के असहज महसूस करती थी, क्योंकि तकनीक का हस्तांतरण इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि एक तकनीक को विकसित करने में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। चाहे वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे वहां पर फाइनेंशियल की बात हो, हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, तब जाकर के एक टेक्नोलॉजी विकसित होती है। और उस टेक्नोलॉजी को इतने सहज तरीके से एक विकासशील राष्ट्र के किसी कंपनी के साथ शेयर करना कहीं से भी लाजमी इन लोगों को नहीं लगा। इसलिए ये लोग जब 99 में इस क्योटो प्रोटोकॉल के लागू करने की बात थी, तो यह क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सका। तो इस समस्या के समाधान के लिए ध्यान रखिएगा, यह एक समस्या हो गई, और इस समस्या के समाधान के लिए एक कह सकते हैं फाइनल जो अप्रूवल आया है वह 2001 में आया है। लेकिन इसी दौरान एक और घटना घटती है। वो घटना ये है कि IPCC की तीसरी रिपोर्ट आती है AR3, यह आती है 2001 में। पुनः यहां पर जलवायु परिवर्तन की समस्या को यहां पर क्या किया गया, हाईलाइट किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हाईलाइट किया गया। तो कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे लिए एक विकट रूप में प्रस्तुत थी, इसलिए उसका समाधान करना भी हमारे लिए प्रासंगिक था। लेकिन उसका समाधान तभी हो सकता है जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेन यहां पर अड़चन थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के। इसलिए 2001 में जब इस AR3 की रिपोर्ट आई IPCC की, तो जाकर के पुनः एक कह सकते हैं सम्मेलन हुआ 2001 में। कब हुआ? इसी के पश्चात हम बात करें तो 2001 में ही रिपोर्ट आई है। 2001 में ही अगर हम देखें तो UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 7 चल रही थी। क्यों? क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कौन सा क्रम होगा, आप गिन सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7, 95 से आप गिनिए, 95, 96, 97, 98, 99, 2006 उधर हो गया, एक इधर हो गया, 7। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 7 चल रही थी। कहां चल रही थी? तो स्थान था मारेकस, मोरक्को। कहां था? मारेकस। और ये कहां पर है? मोरक्को, अर्थात अफ्रीकी एक देश है। यहां पर यह सम्मेलन चल रहा था, और यहीं पर इस समस्या के समाधान के लिए, कौन सी समस्या? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की समस्या को लेकर के एक रिजोल्यूशन पास हुआ और एक फंड बनाया गया जिसका नाम था द स्पेशल, क्या नाम था? द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यहां पर बनाया गया, और कहा गया इस पैसे का जो हम खर्च करेंगे, यह पैसा कहां खर्च होगा? इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। किसके लिए खर्च किया जाएगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए यह पैसा खर्च किया जाएगा। तो कह सकते हैं जो विकसित राष्ट्रों के मत में, मतलब विकसित राष्ट्रों का जो एक भय था विकासशील राष्ट्रों को लेकर के कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे ही किसी विकासशील राष्ट्र में नहीं जानी चाहिए, उसके लिए इनको एक एश्योरेंस मिला कि आपको ऐसे ही नहीं देना है, बल्कि उसके बदले जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी तो आपको द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड से कुछ आपको अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि आपने काफी ज्यादा परिश्रम किया है, काफी ज्यादा आपने इस पे पूंजी लगाया है किसी तकनीक को विकसित करने में, इसलिए आपका जो अधिकार है वह आपको प्राप्त होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो जब 2001 में ये सारी व्यवस्था कंप्लीट हो गई, तो जाकर के 2005 में, कब? 2005 में हम बात कर सकते हैं। इसके पश्चात
2005 में सम्मेलन चल रहा था UNFCCC का, UNFCCC का, यहां पर इसको हटाते हैं, UNFCCC का। और ये सम्मेलन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 5 इधर 6 उधर, 6 5 11 नंबर का ये कॉन्फ्रेंस था। और ये कहां पे चल रहा था? तो यह मॉन्ट्रियल में चल रहा था। कहां चल रहा था? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में है। सेंट लॉरेंसिया नदी के द्वारा बनाया जाने वाला एक द्वीप है, जैसे माजुली द्वीप आपके भारत में पाया जाता, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार मॉन्ट्रियल द्वीप जो बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सेंट लॉरेंसिया नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसकी बहुत डीप चर्चा हम लोग किए हैं मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत। तो आप एक साथ सभी सीरीज का भरपूर आनंद लें और अपने आप को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास करें। तो यहां पर मॉन्ट्रियल में यह सम्मेलन चल रहा था और यहीं पर यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह एक्टिवेट हुआ। तो कह सकते हैं मॉन्ट्रियल में जब चल रहा था UNFCCC का सम्मेलन, तो यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ, लागू किया गया। इतनी बातें तो हमारे दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी कि क्योटो प्रोटोकॉल का इतिहास क्या है, कैसे यह आगे बढ़ा, क्या क्या समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। कुछ समाधान तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में किया है और जो समस्याएं शेष रही उस समस्या का समाधान पुनः 2001 में कर दिया गया मारेकस समझौते के तहत द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को जनरेट करके। और अंतोत्गत्वा 2005 में जाकर के क्योटो प्रोटोकॉल एक्टिवेट हुआ। लेकिन इसका जो पहला टाइम पीरियड था, वह पहला टाइम पीरियड जो निर्धारित किया गया था वह था, तो कह सकते हैं यहां पर जो प्रथम प्रवधि थी, प्रथम प्रवधि, इसका ड्यूरेशन था 2008 से लेकर के 2012। और जो इसका द्वितीय प्रवधि थी, सेकेंड टेन्योर, द्वितीय प्रवधि, यह 2013 से 2020 का था। तो यहां पर एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, 2013 से 2020। यहां पर और भी एक बात समझना है, इसका जो टारगेट था, यह टारगेट था 5.2% ग्रीन हाउस गैस अर्थात CO2 के उत्सर्जन में हमको कटौती करनी होगी। लेकिन कब की तुलना में? यह भी स्पष्ट रखिएगा, 1990 की तुलना में। और इसी के साथ यह क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में जाके एक्टिवेट हुआ। इतनी कहानी हम लोग समझ चुके हैं। अब समझना है अगली कहानी। अगली कहानी इसलिए प्रासंगिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि यह विकसित राष्ट्रों का एक ऐसा लॉलीपॉप है कि शायद बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी समझ जाता है कि यह हमको केवल फंसाने का एक तरीका है। आप समझिए, 95 में UNFCCC का सम्मेलन शुरू हुआ, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, कहा गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करें। सारी बातें तय हो गई, लागू किया गया केवल 4 साल के लिए। आप सोचिए, और कहा गया कि जो विकासशील राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र हैं, इनको 2012 तक छूट है, उसके बाद यह प्रावधान इनके ऊपर भी लागू किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि विकसित राष्ट्र अपने ऊपर इस प्रावधान को केवल 4 वर्षों के लिए लागू कर रहे हैं। उसके पश्चात यह प्रावधान सभी के ऊपर, चाहे वह विकसित हो चाहे विकासशील, सभी के ऊपर लागू होगा। आप सोचिए, क्या विकासशील राष्ट्र इतना नहीं समझ रहे हैं? इतना सालों तक ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किए, बहुत सी प्राकृतिक समस्याओं को जन्म दिया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं, ओजोन क्षरण की समस्याएं, वायु प्रदूषण की समस्याओं को जन्म दिया है। और उसके बदले में केवल 4 साल के लिए ये लोग अपने ऊपर इस प्रावधान को इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि सभी विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र भी क्या करें, इस प्रावधान को इंप्लीमेंट करें अपने ऊपर। तो यह आसान कार्य नहीं है, अर्थात सहजता से लागू होने वाला नहीं है। ये जो द्वितीय प्रवधि है, इतनी सहजता से एक्टिवेट होने वाली नहीं है। हम लोग इसी को समझेंगे। तो मूल कारण यही है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 में बना था, फाइनली केवल 4 सालों के लिए एक्टिवेट हुआ, बाकी केवल बस कहानी में ही चलता रहा। लेकिन
यहां पर अब चालाकी आप देखिए विकसित राष्ट्रों की, कितनी अच्छी चाल ये लोग चलते हैं, शायद ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। 2012 में अब इस प्रावधान के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों के साथ साथ विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल में लिख दिया गया था पहले ही कि इसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया जा रहा है। ये बात विकसित राष्ट्र समझ रहे थे कि विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र सहजता से इस प्रावधान को मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? कहेंगे ना कि आप लोग केवल 4 साल के लिए और फिर हमारे ऊपर लागू कर रहे हो। और दूसरी समस्या ये भी आप सुनो, क्या और समस्या है, यहां का टारगेट कितना लिखा गया है? यहां का टारगेट बहुत छोटा है, केवल 5.2%। यहां का जो टारगेट इन्होंने डिसाइड किया है यहां पे है 18%। आप सोचो, यहां पर इनको क्या टारगेट दिया गया कि आप 5.2% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करिएगा 1990 की तुलना में। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, 18% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी, और वो भी 1990 की तुलना में। आप सोचिए यहां पर लक्ष्य को कितना इन्होंने इनहांस कर दिया, कितना ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए यह बात भली भांति विकसित राष्ट्र समझते थे कि कोई भी विकासशील राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र इस क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड प्रवधि के लिए एग्री नहीं करेगा। इसलिए इसी दौरान एक यहां पर लॉलीपॉप की व्यवस्था की गई, और उस लॉलीपॉप की व्यवस्था का जो नाम है उसी का नाम है ग्रीन क्लाइमेट, क्या नाम है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान किया, फंड का प्रावधान किया। ये आप समझिएगा कब किया गया है? यह प्रावधान किया गया है 2010 में, क्योंकि 2012 में इनके ऊपर लागू किया जाना है। तो उससे पहले ही हम लोग जैसे किसी से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो कुछ उसको देते हैं ना, बच्चे हैं उनको फुसलाते हैं, बगदाते हैं कि आपको टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, कुछ करते हैं ना। वही हाल यहां पे, इनसे क्या करवाना है? क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करवाना है, वो भी बढ़े हुए टारगेट के साथ। तो लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा, और लॉलीपॉप की व्यवस्था 1-2 साल पहले ही कर दिए, 2010 में ही कर दिए। और ये जब लॉलीपॉप की व्यवस्था किए तो यह सम्मेलन जो चल रहा था, ये कहां चल रहा था? यह चल रहा था कानकुन, मैक्सिको में। कहां चल रहा था? कानकुन, मैक्सिको में यह सम्मेलन चल रहा था। और यह कौन सा सम्मेलन रहा होगा उसकी भी काउंटिंग आप आराम से कर सकते हैं। यह जो सम्मेलन था UNFCCC का, काफी मोटा हो गया क्या? चलिए, यह सम्मेलन जो चल रहा था UNFCCC का 2010 में, यह रहा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 10 इधर हो गया और 6 उधर, 10 6 16 नंबर का। यहां पर ही यह व्यवस्था की गई थी ग्रीन क्लाइमेट फंड की, कि जिससे 2012 में जब हम लोग एक रेजोल्यूशन लाएं, प्रस्ताव लाएं, तो विकासशील राष्ट्र उसका समर्थन कर दें, उसको लागू करवा दें। और यहां पर इस प्रावधान में ये बताया गया था क्या करेंगे, यह जो फंड होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड का, इसका साइज जो बताया गया था ये होगा $100 बिलियन का ये फंड होगा। ध्यान रखिएगा, काफी बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है। अर्थात हमको कुछ यूनिट का कन्वर्जन भी आना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं कि भूगोल तो पढ़ते हैं लेकिन अन्य सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं, और समस्या आएगी। कार्टोग्राफी पढ़ना होता है, आपको स्टैटिक्स पढ़ना होता है, कुछ न कुछ मैथ का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप मैथ से घबराइए मत, बल्कि उसका प्रयोग करिए। और यदि आप हो सकता है UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, तो वहां पर तो इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए मैथ से डरना नहीं है, आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सबका मतलब पता होना चाहिए। तो यहां पर $100 बिलियन का तात्पर्य होता है 10,000 करोड़ डॉलर। अर्थात इतने अमाउंट का एक फंड बनाए जाने का प्रावधान 2010 में ही किया गया, जब सम्मेलन चल रहा था UNFCCC का। कहां पर? कानकुन, मैक्सिको में। और कहा क्या गया, यह जो फंड है इस अमाउंट का, इसका पैसा कहां खर्च होगा ये भी बात बता देते हैं।
ये लोग कितने चालबाज हैं, आपको देख के ही लग जाएगा कि चालबाजी की एक सीमा नहीं है इनको, मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं। ये कहते हैं कि जो विकासशील, क्या विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों की यहां पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़, क्या सुदृढ़ करने हेतु खर्च किया जाएगा। आप सोचिए, लालीपाप ही तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यह जो पैसा है यह आप ही लोगों को दिया जाएगा कि जिससे आपके राष्ट्र में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उस आधारभूत संरचनाओं को हम लोग बेहतर कर सकें, जिससे पर्यावरण को क्षति न्यूनतम, जिससे पर्यावरण को क्षति न्यूनतम हो, जिससे पर्यावरण की क्षति न्यूनतम हो। यह बात इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में कही गई थी। आप सोचिए, ये बात तो कह रहे हैं कि ठीक है आप ही लोगों को पैसा दिया जाएगा और फंड भी काफी बड़ा है, 10,000 करोड़ डॉलर का फंड छोटा नहीं होता है। आप लोगों को इससे पैसा दिया जाएगा और आप लोग इससे अपने आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करिएगा और जो भी टारगेट हैं उन टारगेट को पूरा करिए, कोई दिक्कत की बात। लेकिन आप समझिए चाल, ये कहते क्या है, यह जो फंड है यह बन के तैयार हो जाएगा, यह बन के तैयार हो जाएगा कब तक? तो यहां पर बात की गई थी कि 2020 तक। कब तक? 2020 तक यह फंड तैयार हो जाएगा। आप सोचिए, लालीपाप नहीं तो और क्या है। बात कर रहे हैं 2010 में, घोषणा कर दिए, सब कुछ कर दिए, सारे इसके उद्देश्य बता दिए, लेकिन यह फंड कार्य कब से करेगा? 2020। अर्थात जब क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि समाप्त हो जाएगी तब जाके यह एक्टिवेट होगा। आप समझ रहे हैं? अर्थात भूख आपको आज लगे और भोजन 10 साल बाद मिले, वही हाल है कि प्रावधान आप बना रहे हैं 2010 में, क्योंकि 2012 में आप क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रविधि को इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो फंड है यह काम करेगा 2020 से, क्योंकि तब तक हम लोग इस फंड को क्या कर लेंगे? जनरेट कर लेंगे। तो ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी कि ये लोग कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात और आपको समझ में, यह जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है 100 बिलियन डॉलर का, यह 24 सदस्यीय, क्या 24 सदस्यीय बोर्ड, क्या 24 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से ऑपरेट होगी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक 24 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये बात ठीक है। साथ में इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में। आपसे इस प्रश्न को पूछा जा सकता है और शायद पूछे ही जाते हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो यहां से पूछे गए हैं अतीत में। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बना था? तो आपको ध्यान रखना है 2010 में। सम्मेलन कहां चल रहा था? कानकुन, मैक्सिको में। कितने अमाउंट का यह फंड है? 100 बिलियन डॉलर या 10,000 करोड़ डॉलर का। यह कब से कार्य करेगा? 2020 से। हेडक्वार्टर कहां बनाया गया है? साउथ कोरिया में। इसको कितने सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा? तो 24 सदस्यीय बोर्ड के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए इसका पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन आधारभूत सुविधाएं किस दृष्टिकोण में होंगी? पर्यावरणीय आधारभूत सुविधाओं को
मजबूत करने के लिए। तो चाहें तो आप यहाँ पर ऊपर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है कि पर्यावरणीय आधारभूत सुविधाओं को, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, राष्ट्रों की पर्यावरणीय आधारभूत संरचनाओं को या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह फंड खर्च किया जाए। इतनी बातें जो कहानियां बताई गई थी सिर्फ इसीलिए कही गई थी कि जिससे क्योटो प्रोटोकॉल अपने सेकेंड फेज के लिए एक्टिवेट हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई हो। लेकिन यह किसी लॉलीपॉप से कम नहीं है, एक लॉलीपॉप ही है विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों के लिए। ये बातें हमारे समझ में आ गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे की जो कहानी है वो भी काफी रोचक है, काफी अच्छी है। यहां पर अगर हम बात करें कि 2012 में एक सम्मेलन चल रहा था और यह सम्मेलन था किसका? UNFCCC का। और यह सम्मेलन जो चल रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कितना रहा होगा? तो 12 इधर 6 उधर 18 नंबर की पार्टी थी। और कहां पर यह पार्टी हो रही थी? तो रियो डी जेनेरियो में। कहां पर? रियो डी जेनेरियो में। यहां पर यह सम्मेलन चल रहा था। और एक प्रकार से जो पहला रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, ठीक उसके 20 साल बाद, तो आप इसको कह सकते हैं रियो 20 के नाम से भी जानते हैं। वैसे 2002 में भी जो हुआ था मैक्सिको में, वो भी हम कह सकते हैं रियो 10 था। नहीं, 2002 वाला जो था वो था जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखिएगा। अगर हम चाहें तो वैसे यहाँ पे याद आ गया इसलिए लिख देते हैं। जो 2000 मतलब UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये था 2002, ये रहा होगा 2 और 6 2 8। ये कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। लेकिन इसका जो नाम रखा जाता है ये कहा जाता है रियो 10। इसका तात्पर्य यह मत समझिएगा कि यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। लेकिन रियो सम्मेलन के ठीक 10 साल बाद हुआ था, क्योंकि जो रियो सम्मेलन 1992 का था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसलिए इसको हम लोग रियो 10 कहते हैं, लेकिन यह रियो डी जेनेरियो में नहीं हुआ था। कभी काल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रियो 10 का सम्मेलन कहां हुआ था। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि रियो का मतलब रियो, लेकिन रियो 10 का जो सम्मेलन हुआ था यह जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, जबकि रियो 20 का जो सम्मेलन है यह रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो यह बात हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की जो यहां पर बातें हैं ये भी काफी अच्छी। अगर हम बात करें कि यहां पर जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो जब कार्य पूर्ण नहीं हो सका तो इसको पूर्ण करने के लिए एक अलग से पूरक सम्मेलन बुलाया गया, क्योंकि यहां पर कारण यह था कि जो रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन था कहां पर? 2012 में। तो यहां पर कार्य जब संपन्न नहीं हुआ तो इसलिए क्या हुआ है, यहां पर एक पूरक सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? पूरक सम्मेलन बुलाया गया। और यह जो पूरक सम्मेलन था ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था दोहा में। कहां पर हुआ था? दोहा में। दोहा कहां पर है? कतर में। तो दोहा कतर में यह सम्मेलन हो रहा था। कब? 2012 में। लेकिन इसे हम कहते हैं पूरक सम्मेलन, क्योंकि एक्टिवेट करवाना है ना। एक्टिवेट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि आप चाह रहे हैं लॉलीपॉप दे करके इस प्रोटोकॉल को हम लोग इंप्लीमेंट करवा लें। लेकिन विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र भी बहुत चालाक हैं, इतने सहजता से पिघलने वाले है नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जब कार्य रियो डी जेनेरियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो सका तो एक पूरक सम्मेलन बुलाया गया। कहां पर? यह बुलाया गया दोहा में। दोहा कहां है? कतर में। वहां पर इस सम्मेलन को बुलाया गया और इसी का नाम है दोहा राउंड। क्या नाम है? दोहा राउंड, जो रियो डी जेनेरियो का पूरक सम्मेलन है। अर्थात यह UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18 का ही एक सेकंड फेज था।
अर्थात 2 बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में, दूसरा दोहा में। और यहां पर ही अब क्या होना था, क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे प्रविधि के प्रस्ताव को लाया गया। तो हम कह सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रविधि हेतु प्रस्ताव लाया गया। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए, यहां पर प्रस्ताव लाया गया। ये बात तो ठीक है ना। यहां पर जब प्रस्ताव लाया गया तो कुछ बातें हमको स्पष्ट होनी। यह प्रस्ताव लाया तो गया और प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार भी किया गया। कह सकते हैं सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। क्या किया गया? स्वीकार ही किया गया। ये बात हमको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत से वैश्विक सम्मेलन इससे पूर्व आयोजित हुए थे। बहुत से सम्मेलन हुए हैं, जिसमें हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन की भी बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं, क्योटो सम्मेलन की बात करते हैं। बहुत से सम्मेलन हुए हैं, लेकिन जितना पार्टिसिपेशन इस दोहा सम्मेलन में हुआ है, इतना पार्टिसिपेशन इससे पूर्व किसी भी सम्मेलन में नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जितना पार्टिसिपेशन राष्ट्रों का इस दोहा सम्मेलन में हुआ, इतना पार्टिसिपेशन इससे पूर्व इतिहास के किसी भी सम्मेलन में नहीं हुआ था। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही था, यहां पर विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के भविष्य का निर्धारण किया जाना था। और कोई भी विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र इसको मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे प्रस्ताव पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्ताव पास हो जाने का तात्पर्य यह नहीं होता कि यह इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके लागू होने की जो शर्त थी, ध्यान रखिएगा, इसके लागू होने की जो शर्त है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो जो लागू होने की शर्त ये था कि 3/4 सदस्य 3/4 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा रेटिफाई होना है। क्या होना है? रेटिफिकेशन आवश्यक। अब 3/4 सदस्य राष्ट्रों का तात्पर्य है कि जो यूएन या ट्रिपल-सी के सदस्य राष्ट्र हैं, लगभग 193-197 के आसपास रहते हैं। कितने हैं? इनकी संख्या लगभग आप मान चलो कि 193 के आसपास रहती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के इतने ही सदस्य हैं। जितने यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, उतने ही यूएन या ट्रिपल-सी के भी सदस्य रहते हैं। तो इनका 3/4 सदस्य राष्ट्र जब इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को रेटिफाई करेंगे तो जाकर के यह लागू होगा। तो रेटिफिकेशन तो करना ही है। तो रेटिफिकेशन अब स्लो मोशन में होगा, क्योंकि रेटिफिकेशन की प्रक्रिया हमने आपसे डिस्कस भी किया है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र की जो भी वहां की संसद होती है, उस संसद में क्या करता है, उस प्रस्ताव को पास करवाता है। और जब पास होता है तो माना जाता है कि अब यह राष्ट्र इस पर्टिकुलर प्रावधान को रेटिफाई करता है। तो इसका तात्पर्य है कि 3/4 सदस्य राष्ट्रों का रेटिफिकेशन होना चाहिए। और यह जो संख्या है, यह लगभग आती है 144 के आसपास। कितनी आती है? 144 के आसपास। और यह जो शर्त है, ध्यान रखिएगा, यह जो शर्त है, यह शर्त जो है 2017 के अंत में पूर्ण होती है। हंसी आ रही होगी कि रेटिफिकेशन की प्रक्रिया 2012 के पश्चात से ही प्रारंभ हो गई, क्योंकि 2012 में यह रिजोल्यूशन लाया गया कि 2012 में अगर एक्टिवेट हो जाता है तो 2013 से काम करने लगेगा, क्योंकि सेकंड प्रविधि यही थी 2013 से 2020। लेकिन यह दुर्भाग्य के भेंट चढ़ा, क्योंकि यहां पर विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र इसका समर्थन करने वाले थे नहीं। लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया गया। उसके बाद जब रेटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो स्लो मोशन से यह कार्य आगे बढ़ा
और इतना स्लो मोशन से आगे बढ़ा कि शर्त पूरा होते होते 2017 का अंत हो गया। नवंबर दिसंबर में जाकर के 2017 में यह रेटिफिकेशन की प्रक्रिया की शर्त पूरी होती 3/4 वाली, और जब पूर्ण होती है तो अब लागू करने की बात आती है। अब लागू करने की बात आएगी तो कितना साल बचा है, क्योंकि 2020 ही तक यह क्योटो प्रोटोकॉल का टेन्योर है, उसके पश्चात यह ऑटोमेटिक डिसमेंटल हो जाएगा। इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 2020 के पश्चात एक नया कह सकते हैं प्रोटोकॉल काम करेगा, क्योंकि यह पहले ही निर्धारित हो गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं समय के अभाव में, यहां पे लिख सकते हैं समय के अभाव में यह क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रविधि एक्टिवेट नहीं हो सकी। लिख सकते हैं अभाव में क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा चरण लागू यहां पर नहीं हो सका। यहां पर लिख देते हैं लागू नहीं हो सका। ये बात तो ठीक हो गई। यह जो कहानी इतना हम लोग सीखे हैं, शायद आप इमेजिन नहीं करते होंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल इतना बड़ा टॉपिक हो सकता। 3 क्लास लग गया। तो यहां पर जाकर के अंतोत्तगत्वा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न होता है। लेकिन 2020 के पश्चात एक नए प्रावधान को कार्य करना है जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए, जिसका प्रावधान 2015 में ही किया गया और उसका नाम है पेरिस जलवायु समझौता। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो समझेंगे उसका नाम है पेरिस जलवायु समझौता, जिसका संबंध है 2015 से। तो हम लोग चर्चा करते करते 2012 तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि UNFCCC का 12वां सम्मेलन 2012 का सम्मेलन हम लोग देख चुके हैं, जो दोहा राउंड था, और उसी का क्रियान्वयन 2020 तक को हम लोग देख लिए। लेकिन अब जो अगला हमारा टेन्योर है वो है 2015 का, क्योंकि वहीं पर 2020 के पश्चात जो कार्य करेगा उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, और उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।